चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एचसीएस पर। मैं हूं मयूर कस्तूरी और आज एक बार फिर से आपकी और हमारी बेहतरीन मुलाकात हो रही है इस वीडियो सीरीज में, जहां पर हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर आपको ये वीडियोस प्राप्त हो रही हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। और इस सीरीज से उन बच्चों को तो लाभ मिलेगा ही जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2027 टारगेट कर रहे हैं, मगर ऐसे बच्चे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं उनको भी बहुत लाभ होगा। यहाँ पर मैं भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी विषय अभी डील कर रहा हूँ, जबकि अन्य विषय विशेषज्ञ जिनकी मुलाकात आपसे समय समय पे होगी वो अन्य विषय डील करेंगे। इसलिए नियमित रूप से इस वीडियो सीरीज से बने रहना है और सफलता की ओर कदम बढ़ाते रहना है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है संसद यानी पार्लियामेंट। तो जब हम लोग संसद यानी पार्लियामेंट की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज कि ये कहां पर है, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संविधान का जो चैप्टर नंबर 5 जो भाग 5 है, जिसको हम लोग बोलते हैं संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट। और ये जो संघ सरकार या यूनियन गवर्नमेंट है तो ये कहां से कहां तक, मतलब कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में इसके प्रावधान है। 52 से 151 में हम देखते हैं कि पूरा यूनियन गवर्नमेंट संघ सरकार है। अब इस यूनियन गवर्नमेंट में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो 52 से 78 हम देखते हैं कि संघ कार्यपालिका यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर 79 से 122 पार्लियामेंट यानी संसद, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो संसद 79 से 122 में है और यहाँ पे ये संघ सरकार का विधायी अंग है यानी लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी नेशनल लेवल पर कानून बनाने की जो बॉडी है बच्चे, उसका नाम है पार्लियामेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट एक सेंट्रल पोजीशन तो चलो ऑक्यूपाई करता है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में अपनाई गई है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहलाती है। सर ये क्या है, अचानक ही शब्द कुछ नए नए क्यों सुनने को मिल रहे हैं। देखो, अब हमने क्या किया है, जैसे ब्रिटेन में दो हाउसेज होते हैं, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो ये दो हाउसेज हम लोग देखते हैं कि जो ब्रिटेन में होते हैं। और यहाँ पे इन दोनों हाउसेज का जो मीटिंग प्लेस होता है वो होता है पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर या वेस्टमिंस्टर पैलेस, तो ये एक पैलेस है जहां पे ये दोनों सदन के जो सदस्य हैं उनकी मुलाकात होती है। और हमने भी इसी तरीके से इंडिया में बायकैमरलिज्म यानी द्विसदनवाद ब्रिटेन से ही अपनाया है, जहां पे हमारे यहाँ लोअर हाउस कहलाता है लोकसभा और अपर हाउस कहलाता है राज्यसभा, जैसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और साथ साथ जैसे ब्रिटेन में जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्टी मेजॉरिटी फिगर लाती है, यानी मोर देन 50% सीट्स जिसके पास हाउस ऑफ कॉमन्स में होती है, वो पार्टी ब्रिटेन में तय करती है कि उनका पीएम कौन होगा। वैसे ही इंडिया में भी जो पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है यानी मेजॉरिटी सीट्स लाती है, वो बताती है कि उनका पीएम कौन होगा। जैसे साल 2024 में लोकसभा चुनाव जब हुए तो लोकसभा में टोटल 543 सीट्स पर चुनाव हुआ। और इसका मेजॉरिटी निकालो तो मेजॉरिटी कैसे निकलता है, पहले तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये 50% आ जाएगा। 50% का मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे 271.5, और हमें मेजॉरिटी चाहिए, मोर देन 50% चाहिए, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा 272। तो आज इंडिया में लोकसभा में जिसके पास 272 या उससे ज्यादा सीट्स हैं, जिस भी पार्टी के पास ये 272 या उससे ज्यादा सीट है, वो बताती है कि पीएम कौन बनेगा। तो 2024 के चुनावों में क्या हुआ, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनने 292 सीट्स जीती, यानी 272 से तो ज्यादा जीती। इसलिए क्योंकि इन्होंने 292 सीट्स जीती हैं, इसीलिए इन्होंने बताया कि हमारा पीएम कौन होगा। तो इन्होंने बोला हमारे पीएम होंगे नरेंद्र मोदी साहब, और फिर राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने पीएम बना दिया, नियुक्त कर दिया नरेंद्र मोदी साहब को। क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी पार्टी ऐसा चाह रही है। तो ये सिस्टम हमने किससे बोरो किया है, ब्रिटेन से ही बोरो किया है। इसलिए इन कारणों की वजह से एक बायकैमरलिज्म और फिर पार्लियामेंट से ही सरकार बन रही है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसद से ही सरकार बन रही है, यहाँ लोकसभा से ही सरकार बन रही है, पीएम बन रहे हैं, फिर पीएम तय कर रहे हैं मिनिस्टर्स। इसलिए यहाँ पे इसको वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे गवर्नमेंट को कहा जाता है, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहा जाता है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से ही उसको सोर्स किया है। चल अगली बात क्या है, अगली बात प्रथम तिथियां कुछ हैं, कुछ प्रमुख तिथियां हैं। प्रथम बार वाली कौन सी, तो सबसे पहली बात, हमारे देश में पहली बार जनरल इलेक्शंस जो हुए
वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले और फिर इन आम चुनावों का रिजल्ट आया और उसके अंतर्गत पहली बार राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ। तो पहली बार राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 3 अप्रैल 1952, जबकि पहली बार लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई? 17 अप्रैल 1952। अब ये तो हो गया गठन, लेकिन पहला सत्र कुछ दिन बाद आयोजित होगा। भाई अब जैसे आपका भी कभी सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जिस दिन पीडीएफ में नाम देखोगे उसी दिन थोड़ी ना आपके पास मेल आ जाएगा कि बस आप शाम को 5 बजे ज्वाइनिंग पे आ जाओ। ऐसा तो नहीं होगा, आपको कुछ समय दिया जाएगा ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने का, अन्य बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज भी होंगी। इसीलिए बच्चे यहाँ पे राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, लेकिन इनका जो पहला जो मीटिंग हुआ वो है 13 मई 1952। तो 13 मई 1952 तो यहाँ पे इनका सेशन कमेंस हुआ, सत्र प्रारंभ हुआ, पहली बैठक है। अब संसद का संगठन, तो सबसे पहली बात हमको यहाँ पे आर्टिकल 79 देखना है। तो देखो 79 में ही क्या है, यहाँ पे संविधान में पार्लियामेंट को क्रिएट किया गया है, स्थापित किया गया इस इंस्टीट्यूशन को जो नेशनल लेवल पर कानून बना रहा है। तो आर्टिकल 79 जन्म देता है, संविधान का आर्टिकल 79 जन्म देता है पार्लियामेंट को। क्या बोलता है? संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर जो बनेगी और जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा कहा जाएगा। यानी हमने एक और शानदार चीज देखी कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट भी आते हैं और 2 हाउसेस जिनको काउंसिल ऑफ स्टेट्स या और हाउस ऑफ पीपल बोल रहे हैं। अब यानी प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। सर लेकिन कैसे? ऐसे क्योंकि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा जब किसी बिल को पारित करती हैं तो तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति के दस्तखत सिग्नेचर ना हो जाए। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तब प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अध्यादेश लाने की शक्ति है, यानी वो भी तो कानून बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो वो बिल्कुल पार्लियामेंट का हिस्सा है कि नहीं। इसके अलावा प्रेसिडेंट की और भी ड्यूटीज हैं पार्लियामेंट के संदर्भ में, जैसे प्रेसिडेंट ही केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर संसद को आहूत करते हैं, समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं यानी सत्रावसान, सत्र की समाप्ति घोषित करते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलो, तो अनुच्छेद तो 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, 79 के अनुसार प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल। अब 1954 में इनके हिंदी नेम्स राज्यसभा लोकसभा को अपनाया गया। इसलिए आप देखते हो कि इंग्लिश मीडियम की भी अगर कोई किताब है तो वहां पे भी लोकसभा और राज्यसभा का नाम आपको देखने को मिलता है। वरना पहले नाम क्या था ऑफिशियल? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ पीपल। लेकिन अब इसके हिंदी नाम भी अलाउड है, तो हिंदी नाम को भी औपचारिक रूप से इस्तेमाल करना इंग्लिश में गलत नहीं है। चलो, राज्यसभा अपर हाउस है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, सेकंड चेंबर है। हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों? तो हम लोग देखते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 30। तो एक तो ये कारण है कि भाई ये मान्यता है कि राज्यसभा से एक्सपेक्टेड है कि वो ज्यादा विजडम दिखाती है, वो ज्यादा वाइज है, क्योंकि वहां पे रिलेटिवली ज्यादा एवरेज एज होती है। और ये सत्य है। आज अगर आप लोकसभा के सारे मेंबर्स का एवरेज एज और राज्यसभा के सारे मेंबर्स का एवरेज एज निकालो तो राज्यसभा का एवरेज एज ज्यादा है, तो वो लोग ज्यादा वाइज एक्सपेक्ट किए जाते हैं। इसलिए हाउस ऑफ एल्डर्स, वरिष्ठों बुजुर्गों का सदन। साथ साथ दूसरा सदन है। दूसरा क्यों? क्योंकि देखो जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन से घरों से निकलकर वोट डाल के लोकसभा बनवाती है, लेकिन जनता का राज्यसभा में प्रत्यक्ष रोल नहीं है। अभी हम देखेंगे उसको आगे डिटेल में। इसलिए लोकसभा भले ही लोअर हाउस है, भले ही पॉपुलर हाउस है, लेकिन इसको फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं। फर्स्ट चैम्बर बोलने का कारण पॉपुलर हाउस वाली बात में ही है। पॉपुलर हाउस का मतलब ये हो गया कि लोगों की इच्छा से, प्रत्यक्ष निर्वाचन से लोग घरों से निकलते हैं, वोट डालते हैं और 543 लोगों को अलग अलग जगहों पे चुना जाता है। चलो, इस बात को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां बता देता हूं। वैसे भी उस बात को हमको आगे देखना है, लेकिन क्यों लोकसभा फर्स्ट चैम्बर है जरा समझते हैं। तो जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो इंडिया को हमने बच्चे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया। तो जैसे ये, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये सब क्या है? जैसे अभी हम लोग मार्क आउट कर रहे हैं निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो छोटे छोटे ब्लॉक बन रहे हैं, मान लो कि वो निर्वाचन क्षेत्र है। और मान लो इस प्रकार पूरे इंडिया को हमने कितने में डिवाइड किया? 543। मुझे मालूम है कि ये 543 बॉक्सेस तो नहीं दिख रहे, लेकिन मान लो कि ये 543 है। तो जैसे ये एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अब लोग अपने घरों से निकलते हैं और जो भी उनके क्षेत्र में कैंडिडेट्स खड़े हैं उनमें से कोई एक जीत जाएगा
तो यहाँ पे एक व्यक्ति पहुंच गया इस क्षेत्र से लोकसभा में। इस तरीके से एक व्यक्ति को यहां से भी जीतेगा, ये लोकसभा में पहुंचा। और इसी प्रकार पूरे देश में जब चुनाव हुए तो 543 सीट्स, 543 एरियाज में से 543 लोकसभा के मेंबर्स आ चुके हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जनता निर्वाचित कर रही है तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट चैम्बर कह रहे हैं। चलो आओ आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये बात तो हमने कर ही लिया कि राष्ट्रपति संसद के एक अभिन्न अंग है। चलिए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, जो है अनुच्छेद 80, राज्यसभा का गठन, यानी यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा होगा। तो देखो राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो लिखी हुई है 250। तो संविधान कहता है कि मैक्सिमम राज्यसभा की स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, और जिसमें से इलेक्टेड यानी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो होंगे 238, और नॉमिनेटेड मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं 12। तो 238 निर्वाचित और 12 नॉमिनेटेड, यानी 250 टोटल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है। अब ये तो हो गई मैक्सिमम, लेकिन करंट स्ट्रेंथ कितनी है? करंट स्ट्रेंथ राज्यसभा की है 245, जिसमें इलेक्टेड यानी निर्वाचित सदस्य हैं 233 और नॉमिनेटेड सदस्य हैं 12। अच्छा, अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं तो ये अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भेजे गए लोग हैं। तो यहाँ पे 233 का फर्दर स्प्लिट देखो, राज्य 225 लोग राज्यसभा में निर्वाचित करते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी ये 8 लोग राज्यसभा में निर्वाचित करते हैं। और ये जो यूनियन टेरिटरी 8, इनमें भी सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट जम्मू कश्मीर को मिली है 4, फिर देखो दिल्ली 3 और फिर पुदुचेरी 1। सर मगर ये तो बताइए कि राज्यसभा में इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और ये नॉमिनेशन जरा क्या चीज है ये भी बताइए। चलो, तो राज्यसभा का इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए मैंने पहले लोकसभा बता दिया था, क्योंकि लोकसभा में आप समझ गए कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, वोटिंग करते हैं, और हर क्षेत्र से जो व्यक्ति जीत रहा है, इस तरीके से 543 क्षेत्रों से 543 लोग प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आ गए, निर्वाचित हो गए। लेकिन राज्यसभा में जनता का रोल नहीं है। फिर क्या है? तो देखो, जैसे कोई राज्य है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है आम जनता। आम जनता अपने घरों से निकल रही, सुनते जाओ, आम जनता अपने घरों से निकलती है। जैसे लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, वैसे ही हर राज्य में एक विधानसभा भी होती है। ध्यान से सुने बेटा, सेंट्रल लेवल पर लॉ मेकिंग का काम किसका है? पार्लियामेंट का है। इसी तरीके से आप इस वीडियो को जिस राज्य से देख रहे हैं, हर राज्य में एक विधानसभा होती है, और वो विधानसभा बनाती है आपके लिए कानून, राज्य के कानून। तो राज्य स्तर पर है विधानसभा, जो राज्य स्तर के लिए कानून बना रही है, यानी स्टेट लेवल जो लॉस बना रही है। ठीक है जी। तो हम लोग देखते हैं कि स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल लॉस का क्या मतलब है। मतलब ये है कि आपने शेड्यूल्स में पढ़ा था 7वीं अनुसूची, तो यूनियन लिस्ट में जो विषय आते हैं उन पर कानून पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट लिस्ट में जो विषय आते हैं उन पर कानून स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है। ठीक है जी। तो कुल मिला के लोग अपने घरों से निकलते हैं, वोटिंग करते हैं, और जब लोग घरों से निकल के वोटिंग करते हैं प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से, वो अपने अपने राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली निर्वाचित कर देते हैं। यानी कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, ये दोनों ही क्या है बच्चे? डायरेक्ट इलेक्शंस हैं। तो देखो, लोग घरों से निकले, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, 403 सीट क्रिएट की गई थी और 403 एमएलए आ गए। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो अब इधर ध्यान देंगे। देखो बच्चे, कहानी ऐसी है कि हमको जो भी चुनाव करवाना है, हम उस आधार पर किसी राज्य को डिवाइड करेंगे अलग अलग सीट्स में। जैसे अगर हमको चुनाव करवाना है लेजिस्लेटिव असेंबली का, विधानसभा का, तो हम उस राज्य को डिवाइड करेंगे उतनी विधानसभा सीटों में जो उस राज्य में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर चुनाव होता है विधानसभा का, इसलिए उत्तर प्रदेश डिवाइड हो जाएगा आपका 403 सीट में। 403 सीट में मान लो ये उत्तर प्रदेश डिवाइड हो गया। ये 403 सीट, लोग घरों से निकले और लोगों ने वोट डाला और 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए यानी विधायक चुन लिए। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली। 403 लोग यहाँ पे लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव से भेज दिए। अब अगर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में होता है, और हर राज्य को पॉपुलेशन के आधार पर कुछ सीट मिली है, तो पूरे देश में 543 लोकसभा सीट है, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को मिली है 80 लोकसभा सीट। तो जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव होगा तो यहां पर बेटा सेम उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश का एरिया तो सेम है, बस इस बार इसको कितने सीट्स में डिवाइड कर देंगे? इस बार बेटा इसको डिवाइड करेंगे 80 सीट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में 80 मेंबर्स यूपी से आते हैं। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? कम सीट डिवाइड करेंगे। तो पहले 403 सीट में डिवाइड किया था लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में,
और अब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो क्योंकि उत्तर प्रदेश को लोकसभा चुनाव में 80 सीट मिली है, यानी 80 लोग उत्तर प्रदेश भेजता है, तो यहां पे लोग घरों से निकलेंगे, वोट डालेंगे और 80 लोगों को लोकसभा में पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से एरिया वही है, बस डिपेंडिंग ऑन कि कितने सीट में हमको डिवाइड करना है, हम वहां पे चुनाव करवाते हैं। समझ गए? तो प्रत्यक्ष चुनाव इंडिया में किस किस का होता है? तो हमने अभी देखा एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक देखा लोकसभा। अब ये जो हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, जैसे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई। अब उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेजती है, यानी यहाँ पे जनता का रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन। कैसे भेजती है सर? जैसे लोकसभा में हमने बोला राज्य को, हर राज्य को अपनी पॉपुलेशन के अनुसार कोटा मिली है, कुछ सीट मिली है, वैसे ही राज्यसभा में भी पॉपुलेशन के अनुसार हर राज्य को कुछ सीट मिली है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट मिली है, तो उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए है 403, ये डिसाइड करेंगे कि कौन 31 लोग होंगे जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे। यानी यहाँ पे जनता ने डिसाइड नहीं किया, यहाँ पे जनता के द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों ने डिसाइड किया, वोट डाला कि राज्यसभा में कौन मेंबर होगा, इसलिए ये चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के लोग भी घरों से निकलते हैं, अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं जो उनके राज्य स्तर के कानून बनाएगी, और फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करेगी कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जो 11 लोग जाने हैं तो वो 11 लोग कौन होंगे। तो हर राज्य को इस तरीके से अलग अलग सीट राज्यसभा में एलोकेट हुई है। चलिए, आशा है कि राज्यसभा वाली बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई। तो यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या भी हमने देख ली 238 + 12, और वर्तमान हमने देख लिया 245 यानी 233 + 12। अभी जो 12 लोग होते हैं जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, वो कहां से आते हैं और वो क्यों आते हैं? सबसे पहली बात देखो, हमारे संविधान बनाने वाले लोग स्मार्ट थे, उनने इस बात को समझा कि कई सारे लोग जो कि देश के कानून बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स से जरूरी नहीं है संबंधित हो। तो 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट राष्ट्रपति कर सकते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर, जो लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस में प्रैक्टिकल नॉलेज या स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हो। ठीक है जी, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज रखते हो, यानी लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस का मतलब है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, पीटी उषा। तो पीटी उषा का नाम आपने सबने सुना है, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी रही अपने समय की। तो पीटी उषा जी वर्तमान में राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है। तो वो चुनाव जीत के नहीं गई, निर्वाचित नहीं है, लेकिन नॉमिनेटेड है, उनका नाम राष्ट्रपति ने लिया है कि ये भी राज्यसभा में मौजूद होंगी। तो ऐसे 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं। अच्छा, किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? ये चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है, और ये बात तो मैंने आपको पहले बता भी दी थी। चल, तो ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब आ जाओ राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, निरंतर सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो परमानेंट चेंबर है, कंटिन्यूइंग चेंबर है, कैन नॉट बी डिसॉल्व। और संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया, संविधान बनाने वालों ने नहीं बताया, उन्होंने किस पे छोड़ दिया? पार्लियामेंट पर, संसद पर छोड़ दिया। इसलिए संसद ने 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पारित किया, जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बताया है, और राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका क्या मतलब है बच्चा? 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तो इसका ये मतलब है, क्योंकि देखो राज्यसभा तो क्या एक परमानेंट बॉडी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक साथ सभी मेंबर्स का टर्म खत्म हो जाए, नहीं, किसी भी समय आप देखोगे तो राज्यसभा में कोई ना कोई मेंबर तो होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राज्यसभा में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि साल 2019 में जिन मेंबर्स को 6 साल पूरे हो गए, तो ऐसे 1/3 मेंबर्स रिटायर हुए और उनकी जगह 1/3 नए लोग आए, और जिनको हमने एक नाम दिया अल्फा बैच। ध्यान रखना, अभी जो समझाने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मान लो साल 2019 में 1/3 पुराने मेंबर जिनको 6 साल हो गए थे, उनका टर्म क्योंकि कंप्लीट हो गया, 6 साल हो गए, वो रिटायर, उनकी जगह 1/3 नए मेंबर्स आए जिनको हमने नाम दिया बैच अल्फा। अब 2021 में कुछ ऐसे मेंबर्स 1/3 जिनका 6 साल पूरा हो गया वो रिटायर होंगे, उनकी जगह एक नया बैच 1/3 नए मेंबर्स आए, 1/3 नए सदस्य आए, तो 1/3 गए, उनकी जगह 1/3 नए आए, इनको हम कहेंगे बीटा बैच। और सेम हम लोग मान लेते हैं 2023 में भी ऐसा हुआ। तो हर 2 साल में देखो क्या हो रहा है, 1/3 मेंबर्स जिनको 6 साल कंप्लीट हो गए थे तो वो रिटायर हुए, उनकी जगह एक नया बैच आया, नए 1/3 लोग आए जिनको हमने बोला गामा बैच। अब सुनो, अब साल 2025 आ गया, अब नोटिस करो, अब आपको समझ में आएगा। जो अल्फा बैच साल 2019 में आया था, 1/3 नए लोग आए थे,
उनको साल 2025 में 6 साल हो गए, 2019 से 25 6 साल हो गए, तो अब अल्फा बैच हो जाएगा रिटायर। अल्फा बैच रिटायर होने का समय आया, तो ये 1/3 मेंबर्स चले जाएंगे अल्फा बैच के, और इनकी जगह एक नया बैच आ जाएगा। तो अब एक नया बैच बेटा इनकी जगह 1/3 का आ जाएगा। सेम सुनो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2021 में जो बीटा बैच आया था उसको 2027 में हो जाएंगे 6 साल, इसलिए बीटा बैच अब रिटायर हो जाएगा, सेवानिवृत्ति, और इनकी जगह 1/3 नए मेंबर्स आएंगे। और सेम गामा बैच जो 2023 में आया था, इनको 6 साल हो जाएंगे 2029 में, तो यहाँ पे गामा बैच अब रिटायर होगा, उनकी जगह 1/3 नए मेंबर्स आएंगे। तो ये कहानी चलती रहेगी। तो ये मैंने आपको आशा है समझा दिया। इसके अलावा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकन हर तीसरे वर्ष किया जाता है। तो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन टू राज्यसभा आर मेड एवरी 3rd ईयर। प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन मतलब जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं ना राज्यसभा में, तो हर 3 साल में 6 मेंबर रिटायर होंगे, उनकी जगह 6 नए नॉमिनेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसा राज्यसभा में हमने देखा। राज्यसभा में हमने क्या देखा था, हर 2 साल में 1/3 पुराने मेंबर्स रिटायर होंगे, 1/3 नए आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो नॉमिनेशन में क्या होता है, हर 3 साल में 1/3 मेंबर्स हर 3 साल में आधे मेंबर्स रिटायर होंगे, और आधे मतलब क्या, अब राज्यसभा में टोटल नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं, 12, तो हर 3 साल में 6 मेंबर्स रिटायर होंगे, उनकी जगह 6 नए मेंबर्स आएंगे। तो जैसे 2025 में मान लो जिन नॉमिनेटेड मेंबर्स ने अपने 6 साल कंप्लीट किए तो वो रिटायर हुए, उनकी जगह 6 नए मेंबर्स आ गए। ठीक है, इसको नाम दे दो अल्फा बैच। अब देखो 2028 में 3 साल बाद तो हाफ मेंबर्स जो 6 मेंबर्स थे जिनको 6 साल पूरे हो गए वो रिटायर होंगे, इनकी जगह 6 नए मेंबर्स आएंगे, इनका नाम क्या करो, बीटा बैच। अब आ जाओ 2031। अब याद करो तो जो अल्फा बैच 2025 में नॉमिनेट हुए थे 6 लोग, तो इनको 2031 में 6 साल हो गए, इसलिए अब अल्फा बैच हो जाएगा रिटायर, और उनकी जगह एक नया बैच आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉमिनेशन हर 3 साल में होता है, और हाफ मेंबर्स रिटायर होते हैं और हाफ नए मेंबर्स आते हैं। अब राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यहाँ पे इलेक्शन प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है बेटा राज्यसभा में, ये कैसा इलेक्शन है, ये तो हमने देख लिया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये तो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना राज्यसभा में मेंबर्स कैसे भेजे जाते हैं, तो मैंने इस पे आपको काफी डिटेलिंग दी। मैंने आपको बताया कि हर राज्य को कुछ ना कुछ कोटा दी गई है राज्यसभा में उनकी पॉपुलेशन के आधार पर। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिली है राज्यसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन में, तो वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे राज्यसभा में। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कम है तो उसको 11 सीट मिली, राजस्थान की और कम है उसको 10 सीट मिली है। लेकिन ये 31 लोग राज्यसभा में, 11 लोग राज्यसभा में, 10 लोग राज्यसभा में, कौन भेज रहा है, क्या जनता भेज रही है, नहीं। कौन भेज रहा है, हर एक राज्य की जो विधानसभा है वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि किसको भेजना है, यानी जनता डिसाइड नहीं करती, अप्रत्यक्ष चुनाव है। हाँ, ये लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे बनती है, तो यहाँ पे लोग बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव से इनको एमएलएस को अपने अपने राज्यों में निर्वाचित करते हैं, और फिर ये एमएलएस डिसाइड करते हैं कि कौन उनकी तरफ से राज्यसभा में जाएगा, उस स्टेट की तरफ से। ठीक है, अच्छा अब इसका सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम वही होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, वैसे ही सिस्टम है जैसा आप देखते हो प्रेसिडेंट के चुनाव में। तो क्या सिस्टम है, यहां पर जो भी वोटर होते हैं, जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश को कुछ लोगों को राज्यसभा में भेजना है, तो मध्य प्रदेश के जो एमएलए हैं तो वो वोट डालेंगे। तो ये जो वोटर होते हैं बेटा, इनको एक बैलेट पेपर मिलता है, और उस बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यानी जो भी प्रत्याशी हैं जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहे हैं, उनके नाम लिखे होते हैं। और जो वोटर लोग हैं एमएलए, वोटर कौन हो गए, एमएलए वो है मतदाता वोटर। प्रत्याशी कौन होता है, हमारे केस में जो राज्यसभा का मेंबर बनना चाह रहा है, तो मान लो 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों कैंडिडेट का नाम यहाँ पे बैलेट पेपर में पहले से ही लिखा होगा, और हर वोटर को, एमएलए को दिया जाएगा बैलेट पेपर। और ये जो एमएलए हैं इनको अपना प्रेफरेंस लिखना है। तो जैसे कि मान लो कि एक वोटर है, एमएलए है, उसको बैलेट पेपर जो मिला तो उसने कैंडिडेट बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, कैंडिडेट ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया, कैंडिडेट सी को थर्ड प्रेफरेंस दिया। यानी ये वोटर कहना चाह रहा है कि मैं चाहता हूं कि ये जो कैंडिडेट बी है ये राज्यसभा में पहुंचे, सबसे पहले तो मेरी इच्छा है। अगर ये नहीं पहुंचता है तो फिर मैं चाहता हूं ये पहुंचे, ये नहीं पहुंचता है तो मैं चाहता हूं ये पहुंचे। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लिखना पड़ता है 1 2 3। ठीक है जी,
चलो, तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे 7 वोटर्स हैं, 7 बैलेट पेपर है, 7 वोटर है ना, और हम लोग मान लेते हैं कि कैंडिडेट है 3। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल हमने लिया इस सिस्टम को समझने के लिए कि एक इलेक्शन होना है जहां पे मान लो कि वोटर कितने 7 और प्रत्याशी कितने 3। ठीक है जी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कितने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले हैं और जो भी मेजॉरिटी हासिल कर लेता है वो इलेक्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे 7 लोग अगर वोटर हैं तो मेजॉरिटी क्या होगा, मोर देन 50%। 7 का आधा करो 3.5, मेजॉरिटी करो मोर देन 50% करना है, 3.5 से ज्यादा क्या करोगे 4। तो 4, तो जिसको भी 4 वोट मिल जाएंगे वो हो जाएगा इलेक्ट, वो जीत गया चुनाव। तो जैसे हमने देखा कि ये 7 बैलेट पेपर है, तो यहां पर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग में हमने देखा 3 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। ठीक है जी। 3 वोटर्स ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। तो 3 वोटर ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 3 वोटर ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। और यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि एक कोई वोटर है जिसने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। क्या किसी के पास भी 4 वोट आ गए? नहीं, 50% किसी के पास नहीं आया, तो कोई नहीं जीता। तो अब क्या होगा, सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में हमें जाना है। लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में जाने से पहले जिसको भी सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले थे उसको एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे सी को सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले तो सी हो गया कंपटीशन से बाहर। लेकिन जिन जिन वोटर्स ने सी को 1 पे रखा था, अब उनके बैलेट पेपर्स निकाले जाएंगे और देखा जाएगा कि उनने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया, तो उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा, अब उनका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। जैसे ये जो भी वोटर था जिसने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, तो इसने सेकंड किसको दिया, ए को। तो अब बेटा सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में तो जो भी बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो उन बैलेट पेपर्स को निकाल के देखा जाएगा कि उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया। जैसे यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया गया, तो सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग में अब ए को एक और वोट मान लिया जाएगा मिला, तो 3 + 1 4, क्योंकि 4 मिल गया, मेजोरिटी आ गया, तो ए चुनाव जीत गया, तो ए हो जाएगा राज्यसभा में निर्वाचित। तो ये है बच्चे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाकी मैंने बता दिया कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है और इसलिए वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी राज्यसभा में मेंबर सिलेक्ट करती है। देखो, राज्यसभा में मेंबर जनता नहीं भेजती है, इसलिए सिर्फ वही केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में मेंबर्स भेज पाएंगे जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में से 3 ही यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली रखती हैं, इसलिए वही 3 सिर्फ, बाकी में से टोटल 8 में से सिर्फ 3 ही यूनियन टेरिटरीज राज्यसभा में कैंडिडेट्स भेजेंगी। यहां पे भी भेजने का तरीका वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आ जाओ लोकसभा में क्या है कंपोजिशन। तो बच्चे जैसे मैंने अभी राज्यसभा में बताया मैक्सिमम, अभी हमने राज्यसभा में देखा मैक्सिमम और करंट स्ट्रेंथ, है ना, पूरा डिटेल में। वैसे यहाँ पे लोकसभा का कंपोजिशन आर्टिकल 81 में है और यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ संविधान कहता है 550, जिसमें स्टेट्स में से 530 और यूनियन टेरिटरी में से 20 लोग आते हैं, ये मैक्सिमम है। लेकिन करंट स्ट्रेंथ क्या है, 543। मैंने बताया 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो 543 सीट्स पर, जिसमें स्टेट्स में 524 स्टेट से मेंबर्स आते हैं और यूनियन टेरिटरी से 19। ये कई बच्चों को नहीं मालूम है, दिमाग में रखो बेटा। करंट स्ट्रेंथ 543 जिसका स्प्लिट है 524 + 19, और ये जो 19 लोग यूनियन टेरिटरी से आते हैं, कहां से आते हैं, सबसे ज्यादा दिल्ली भेजता है 7, जम्मू कश्मीर 5, दादरा नगर हवेली दमन दीव अब एक ही यूनियन टेरिटरी है तो 2, और लद्दाख पुदुचेरी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप चंडीगढ़ एक एक एक। तो ये एक वाले याद मत करो, टोटल कितनी यूनियन टेरिटरी है, 8। तो दिल्ली 7 भेजती है, 7 लोगों को दिल्ली भेजेगी भैया लोकसभा में, ठीक है। फिर 5 लोगों को जम्मू कश्मीर भेजेंगे लोकसभा में, तो जम्मू कश्मीर के लोग घरों से निकलेंगे, चुनाव होगा और 5 लोग लोकसभा में वो अपने क्षेत्र से भेज देंगे। फिर दादरा नगर हवेली ऐसे 2 लोगों को भेज देगा, ठीक है। बाकी सबका बचे हुओं का 1-1-1 कर दो। तो ये है आपका कंपोजिशन। अब लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों से जनता प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में निर्वाचित करती है, डायरेक्ट इलेक्शन है। मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट इलेक्शन कैसे होते हैं, जनता घरों से निकलती है, तो अगर उस राज्य में, राज्य वही है, हर राज्य को यहाँ पे भी सीट एलोकेट हुई है ना, तो बस आपको जो भी इलेक्शन करवाना है तो उस आधार पे आप वहां पे सीट डिवाइड कर दोगे। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव करवाना है तो उत्तर प्रदेश को 80 सीट्स में डिवाइड करो, क्योंकि 543 सीट्स तो टोटल इंडिया में है, उसमें से यूपी में है 80, तो उत्तर प्रदेश से 80 लोग लोकसभा में जाते हैं।
तो प्रत्यक्ष निर्वाचन। और अगर आपको उत्तर प्रदेश में करवाना है विधानसभा का चुनाव तो उत्तर प्रदेश को 403 सीट में डिवाइड करो, क्योंकि 403 एमएलए 403 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, तो इसलिए वहां पे 403 सीट पे चुनाव होगा, लोग घरों से निकलेंगे। तो ये दो प्रत्यक्ष चुनाव के उदाहरण हैं। अब देखो यहाँ पे जो लोकसभा में जो चुनाव होता है, एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सब रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। तो जैसे राज्यसभा में हमने क्या देखा बेटा, राज्यसभा में हमने नहीं देखा ऐसा, राज्यसभा में सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि उन्हीं के पास लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरी रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में तो देखो सभी यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेटिव है, भले एक एक क्यों ना गया हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सभी भेज पा रहे हैं। अच्छा, अब सर ये तो बात हमको समझ में आ गई, मगर यहाँ पे जो अगली चीज हमारे काम की है वो क्या, तो अगली चीज बच्चे जो हमारे काम की है वो अगली चीज क्या है, तो उसको भी जरा शानदार तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं तो वो किस आधार पे होते हैं, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो यहाँ पे क्योंकि जनता घरों से निकल के वोट कर रही है, तो कौन कर सकता है वोट, सार्वभौमिक मतलब है सभी वोट डाल सकते हैं, मगर सभी में तो बच्चे भी आ गए, इसलिए हमने क्या कर दिया, सार्वभौमिक वयस्क, वयस्क मतलब अडल्ट, तो सभी जो 18 साल से ऊपर हैं और मताधिकार, उनको वोट डालने का अधिकार है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो एवरीवन हु इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स हैज द राइट टू वोट, फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट। अच्छा, अब 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसे 1989 में लागू किया। तो पहले वोटिंग एज क्या थी बच्चे, तो पहले वोटिंग एज थी 21, लेकिन अब वोटिंग एज क्या हो गई है, भले कोई भी आप चुनाव देख लो, पंचायत का, म्युनिसिपैलिटीज का, लोकसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का, तो जहां पे भी जनता डायरेक्ट वोट कर रही है तो वहां पे आप देखते हो कि चुनाव में मिनिमम एज 18 है, और ये लागू कब हुआ, 1989 में। चलो, संविधान ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए जो सिस्टम अपनाया है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट क्या होता है, राज्यसभा में तो हमने देखा था आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट है, दोनों सिस्टम्स अलग है। अब देखो, जब हमने बात किया अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी हमने बोला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो वहां पे मेजॉरिटी लाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, कौन व्यक्ति हमारे क्लास में हमने अभी एग्जांपल में देखा था कौन जीत गया था, जो 4 लाया था वोट, तो 7 वोटर्स थे, उनमें से जो मेजॉरिटी यानी 4 वोट ले आया वो जीता। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मेजॉरिटी यानी मोर देन 50% वोट लाना जरूरी है, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट में ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो कि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं कहीं, अब वहां पे मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, अब मान लेते हैं कोई एक सीट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक सीट है, यहाँ पे 3 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए और वोट मिला ए को 45%, मान लो बी को वोट मिला 30%, ठीक है, और सी को कितना मिल गया 45 और 30 कितना हो गया 55, 65, 75, सी को मिला 25% वोट। अब ध्यान दो, यहाँ पे ए बन गया विनर, सर लेकिन यहाँ तो 50% मिला नहीं, हाँ, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो लोकसभा के चुनाव और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में अपनाने जाने वाली प्रणाली है, यहाँ पे मेजॉरिटी लाने की जरूरत नहीं है, जिसके पास भी हाईएस्ट वोट परसेंटेज है वो जीत जाता है, तो यहाँ पे 50% लाने की जरूरत नहीं। और ये इसकी आलोचना भी है कि भाई मतलब इस क्षेत्र में 55% लोगों ने तो एक के लिए वोट ही नहीं डाला, एक प्रकार से देखा जाए 55% लोगों ने तो एक के लिए वोट नहीं डाला, 45 ने डाला, 55 तो नहीं चाहते थे, यानी अधिकतर लोग तो चाहते नहीं है कि यहाँ पे ए बने, फिर भी ए जीत जाएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि हाईएस्ट वोटर परसेंटेज उसका है। समझ गए सर, तो ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। चलो आ जाओ बच्चे यहाँ पे, तो अनुच्छेद 81, तो ये हम देख ही रहे थे कि यहाँ पे बेटा तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में हम नहीं देखते कि SC ST रिजर्वेशन होता है, लेकिन लोकसभा में SC ST रिजर्वेशन है, और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड जो सीट है लोकसभा में वो है 84, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट है वो है 47। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में जो आया, उसने SC ST को रिजर्वेशन देने की बात कही थी लोकसभा में, लेकिन कहा था कि यह व्यवस्था सिर्फ 10 सालों के लिए रहेगी, यानी 1960 में खत्म हो जाना था। 1950 में संविधान लागू हुआ, 1960 में व्यवस्था खत्म होनी थी, लेकिन 1960 में फिर इसको 10 सालों के लिए बढ़ाया गया, और फिर ऐसा करते करते अभी साल 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत वापस से इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया है, यानी अब साल 2030 तक हम देखेंगे कि SC ST रिजर्वेशन लोकसभा में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमने पूरी बात देख ली। अच्छा, इसके अलावा
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले तक एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को भी नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा। एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय समुदाय। लेकिन फिर 104वें संविधान संशोधन, दो लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में, दो लोगों को। लेकिन फिर 104वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस प्रोविजन को अबॉलिश कर दिया और इसलिए अब आंग्ल भारतीय समुदाय के जो दो लोग नॉमिनेट होते थे अब वो नॉमिनेट नहीं होते हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये बात हमको समझ में आ गई। बाकी राज्यसभा में ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं। अब अवधि की बात करें तो राज्यसभा तो क्या है, राज्यसभा हमने बोला कि स्थायी है और वहां पर मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। लेकिन लोकसभा बेटा परमानेंट चेंबर नहीं है, परमानेंट हाउस नहीं है, ये अस्थायी सदन है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनावों के बाद पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब क्या कि जैसे 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो जो भी इनकी फर्स्ट सिटिंग हुई, ठीक है, तो वहां से 5 साल यानी 2029 तक तो ये है लोकसभा। लेकिन 2029 से पहले भी ये डिसॉल्व की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे अगर मान लो कि कभी देश में मान लो चुनाव हो गए, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नंबर नहीं मिला, भाई 543 सीट्स पर चुनाव हुए और किसी को भी मेजॉरिटी मिला नहीं, कोई भी बहुमत 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया और ना ही कोई गठबंधन करना चाह रहा है, कोई एक साथ भी नहीं आना चाह रहा है, तो कोई भी 272 का आंकड़ा अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा, मान लो ऐसी स्थिति हो जाती है, तो ऐसी लोकसभा जो सरकार ना बनवा पाए तो व्यर्थ है वो लोकसभा। फिर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, भंग कर देंगे, क्योंकि लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट काम है कि वहां से सरकार बननी चाहिए। लेकिन किसी के पास भी मेजॉरिटी नंबर आया नहीं और ना ही कोई गठबंधन करके मेजॉरिटी फिगर लाना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देंगे लोकसभा को। एक तरीका ये है कि मान लो कि जो भी पीएम है, पीएम ऑलरेडी किसी की सरकार बनी है, पीएम भी है, अगर मंत्री परिषद इंक्लूडिंग पीएम ये कह दें प्रेसिडेंट को कि आप तो डिसॉल्व कर दो लोकसभा। सर ऐसा क्यों कभी होगा, ऐसा थोड़ी ना कभी कोई कहेगा, अरे सर कभी कोई पीएम कोई मंत्री परिषद प्रेसिडेंट को कहेगा कि तुम डिसमिस कर दो हम सबको, तुम लोकसभा डिसॉल्व कर दो, क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बच्चे ये जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं अब ये कोई कानून वानून नहीं बना सकते। अब तो देश में नए चुनाव होंगे तो कोई अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। लेकिन ऐसा हुआ है, जैसे साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे उस टाइम पर एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये कौन थे, राष्ट्रपति थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने तब रिकमेंड किया अब्दुल कलाम साहब को कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा। क्यों, क्योंकि 2004 में अक्टूबर में चुनाव होने वाले थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को उनके कुछ हितैषी लोगों ने बताया कि अभी बीजेपी के प्रति बहुत अच्छा भावना चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, अभी मार्च के महीने में चुनाव करवा लो। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अब्दुल कलाम साहब को कहा तुरंत डिसॉल्व करो, चुनाव जल्द करवाओ। तुरंत डिसॉल्व करवाया गया, चुनाव करवाए गए, लेकिन बीजेपी हार गई। कहने का मतलब है कि तो दो कंडीशन मैंने डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बताई, या तो लोकसभा से कोई सरकार नहीं बना पा रहा है तब डिसॉल्व कर देंगे प्रेसिडेंट, या तो फिर अगर मंत्री परिषद खुद ही कह दे प्रेसिडेंट को कि कर दो डिसॉल्व तो कर देंगे। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद चाहे तो कानून द्वारा लोकसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो देखो वैसे तो इसका नॉर्मल कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, मैंने बताया, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है, कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसका हमारे पास प्रैक्टिकल एक बिल्कुल रियल एक एग्जाम्पल है। तो 1971 में एक लोकसभा बनी और कब तक चलना था इसको, 1976, 5 साल। लेकिन इतने में 1975 में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अब 1976 आ गया, 5 साल हो गए, लेकिन इमरजेंसी अभी भी चल रही है। तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, इस बिल को हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट, और यहां पर इन्होंने 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया, 1977 तक कर दिया। इसके बाद फिर 1977 में फिर 1 साल के लिए बढ़ाया, 1978 तक कर दिया। हालांकि 1977 में फिर उन्होंने इमरजेंसी हटाई दी थी और फिर चुनाव हो गए थे देश में, तो 1978 तक गए नहीं, लेकिन 1 साल तो एटलीस्ट आपने एक्सटेंड किया। तो बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम पर लोकसभा का कार्यकाल और राज्यों में जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देश में ऐसी स्थिति की इमरजेंसी लगी हुई है, तो कहां चुनाव करवाओगे। पता चला इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है और आपका लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया, तो क्या आप लोगों को बोलोगे घरों से बाहर निकलो वोट डालो। तो इसलिए हमारे संविधान बनाने वाले स्मार्ट थे, उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पे एक्सटेंशन लोकसभा को दिया जा सकता है। चलो अगली चीज देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 81 ये भी कहता है, जिसमें लोकसभा का कंपोजिशन है, वो ये भी कहता है कि लोकसभा की संरचना जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाए। एज पर आर्टिकल 81 द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा शुड रिप्रेजेंट चेंजेस इन पॉपुलेशन। सही बात है, कैसे दर्शाए? तो अगला आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन किया जाना चाहिए तथा विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना चाहिए। तो 81 कहता है कि लोकसभा के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए पॉपुलेशन में चेंजेस। यानी अगर लोकसभा में हम देख रहे हैं किसी राज्य को कुछ सीट मिली है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर उस राज्य को लोकसभा में सीटें भी बढ़ी हुई मिलनी चाहिए। तो ऐसा कैसे पता चलेगा आपको कि किस राज्य में कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही? सेंसस। तो अगला आर्टिकल क्या कह रहा है? 82 आफ्टर ईच सेंसस रीएडजस्टमेंट करो लोकसभा सीट्स में। अब हुआ क्या कि हमारे देश में साल 1971 में जब सेंसस का डेटा आया, उसके अनुसार जिन राज्यों में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ी उन राज्यों को लोकसभा में सीट्स बढ़ी हुई मिल गई, जबकि दूसरी तरफ जिन राज्यों में पॉपुलेशन स्लोली बढ़ी उन राज्यों में लोकसभा की सीट घटा दी गई। लेकिन उन राज्यों ने फिर विरोध दर्ज किया कि यार ये तो बहुत गलत बात है। एक तो हम जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं और हमको रिवॉर्ड देने की बजाय, शाबाशी देने की बजाय हमको सजा मिल रही है। और हमको सजा ये मिल रही है कि हमारी ही लोकसभा सीट कम हो रही, और जो जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पा रहे उसको उसका और अवार्ड मिल रहा है, उनको लोकसभा सीट बढ़ के मिल रही है। तो इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे पीएम थे, उन्होंने कहा ये तो गलत है। तो इसलिए बच्चे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया, और इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने कहा कि हम लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर रहे हैं 1971 के सेंसस के अनुसार। यानी अब जो हमने 1971 सेंसस के अनुसार जो सीट बढ़ा दी, लेकिन अब हम लोग इसको इसी सेंसस के अनुसार फिक्स कर रहे हैं। अब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 25 सालों के लिए इसको फ्रीज कर रहे हैं। तो जो ये सीट बढ़ गई, अब 25 सालों के लिए फ्रीज कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि साल 2001 में हम लोग देखते हैं कि 25 साल पूरे हो गए, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी साहब पीएम थे, और फिर उन्होंने भी एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, और यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इसको 25 साल के लिए और फ्रीज कर दिया। यानी कि 2026 तक अब ये सीट फ्रीज है, फ्रोजन है। इसका क्या मतलब है कि पिछले 50 सालों में बेटा लोकसभा में सीट्स इंक्रीज नहीं हुई हैं। क्या बात करो सर? हाँ, इंक्रीज नहीं की है सीट हमने, क्योंकि फ्रोजन चल रहा था। और अब 2026 के बाद जो सेंसस होगा उस आधार पर लोकसभा की सीट्स बढ़ने की उम्मीद है। क्योंकि आपने अगर सुना हो तो आपको मालूम होगा कि एक बिल है जो है 130वां संविधान संशोधन बिल विधेयक। तो ये बोलता है, अभी ये 2026 में लाया गया है, जहां पे लोकसभा की सीट 543 से बढ़ा के 850 करने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन अब ये पारित नहीं हुआ है, तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, पास होगा नहीं होगा, वक्त बताएगा। लेकिन इस बार सरकार फिर से लोकसभा की जो सीट्स फ्रीज की हुई है 50 सालों से, इसको फर्दर फ्रीज करने के मूड में नहीं है, और इस बार वो लोकसभा सीट्स बढ़ाने का सोच रही है। ठीक है जी, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़े, अगली चीज देखें। हाँ सर, अगली चीज जल्दी से देख लेते हैं जो हमारे काम की है। ठीक है, तो अगली चीज जो हमारे काम की है बच्चा, वो क्या है? तो वो अगली चीज जो है वो होने वाली है संसद के सत्र, यानी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो बेटा यहाँ पे संसद के सभी सदस्यों को बैठक के लिए बुलाने की प्रक्रिया को आहूत या समन कहते हैं। अब ध्यान रखना, ये कई सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो सिर्फ 2 मिनट में आप ये पूरी कहानी समझ जाओगे। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट ने सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी केंद्रीय मंत्री परिषद जिसके मुखिया पीएम है, उनके कहने पर मेंबर्स को समन करा। समन क्या किया कि 1 नवंबर को प्रेसिडेंट ने आदेश जारी किया कि भाई सभी लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स सुन लीजिए कि 25 नवंबर से हम सिटिंग आयोजित कर रहे हैं। यानी कि समन किया गया, आहूत किया गया, बुलाया गया 1 नवंबर को, और कब से बुलाया जा रहा है, मतलब कब से सेशन शुरू करना है, तो 25 नवंबर से। बात गई दिमाग में? तो प्रेसिडेंट केंद्रीय मंत्री परिषद के कहने पर बच्चे समन करते हैं, आहूत करते हैं मेंबर्स को कि भाई अपने सारे कामकाज अब वाइंड अप करना शुरू करो, ट्रैवल अरेंजमेंट्स करो, और बताते हैं कि कब से सत्र शुरू होगा, सेशन शुरू होगा। तो 1 नवंबर को सबको बुलाया कि आ जाओ, और कब से सेशन शुरू है, तो यहाँ पे 25 नवंबर से, तो सेशन हो गया आपका शुरू। अब क्या होता है कि जैसे मान लो लास्ट सिटिंग, जो अंतिम बैठक है सत्र की, इतने दिनों में इन्होंने कई सारे कानून बनाए, लड़ाई झगड़ा किया,
20 दिसंबर को लास्ट सिटिंग है, लेकिन ध्यान रखें 20 दिसंबर को सेशन या सत्र खत्म नहीं माना जाएगा। तो ये लास्ट सिटिंग है भले ही हो, लेकिन सेशन कब खत्म माना जाएगा? तो उसके कुछ दिन बाद जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से सत्रावसान यानी सत्र की समाप्ति का आदेश देते हैं, प्रोरोगेशन का आदेश देते हैं, तब हम देखते हैं बच्चा कि ये सेशन खत्म माना जाएगा। तो सेशन कब से शुरू होता है? फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन। तो फर्स्ट सिटिंग से लेकर प्रोरोगेशन के बीच सत्रावसान तक ये आपका सेशन होता है, ना कि लास्ट बैठक। ठीक है जी, तो ये की बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, गैप बिटवीन टू सेशंस, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। ये क्या बात है? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीना, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ पे 3 सेशन एक साल में लगते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन। लेकिन संविधान क्या कह रहा है कि 2 सेशन तो लगने ही चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम गैप 2 सेशंस में कितना बोल रहा है? 6 महीना, यानी एक साल में हर स्थिति में आपको 2 सेशन तो लगाने पड़ेंगे। ये संविधान मिनिमम कह रहा है 2 सेशन, लेकिन परंपरा बनी है कि 3 सेशन लगते हैं। ठीक है जी, चलो, तो ये हमने बात कर ली है। ओके, अब एक बात आप दिमाग में रखेंगे, तो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, लोकसभा उपाध्यक्ष वर्तमान में कोई नहीं है, यानी डिप्टी स्पीकर कोई नहीं है। राज्यसभा के सभापति वही होते हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो है सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष यहां लिखा है, यहां पे तो कुछ और चीजें हैं, तो मैं इंग्लिश की स्लाइड यहां दिखा देता हूं। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला, डिप्टी स्पीकर नन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सीपी राधाकृष्णन, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये हो गए जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों जगहों के। बस हिंदी में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को हम लोग अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सभापति उपसभापति भी कहते हैं राज्यसभा के केस। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कह लो, तो ये भी हो गए। अब लोकसभा में एक होते हैं सदन के नेता। तो प्रधानमंत्री जिस भी सदन का हिस्सा होता है, तो जहां का भी वो मेंबर है, जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि लोकसभा की वाराणसी सीट से जीत के आए, इसलिए बच्चे वो लोकसभा के मेंबर हैं। तो पीएम जिस भी हाउस का मेंबर होता है, तो वो उस हाउस का सदन का नेता होता है, लीडर ऑफ हाउस होता है। और फिर वो दूसरे हाउस में बताता है कि कौन व्यक्ति दूसरे हाउस में सदन का नेता होगा। बस एक ही कंडीशन है कि जो भी व्यक्ति को दूसरे हाउस का सदन का नेता बनाया जा रहा है वो मिनिस्टर होना चाहिए। तो जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी साहब क्योंकि लोकसभा के मेंबर हैं, तो इसलिए लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा में सदन के नेता वही होंगे। और उन्होंने जेपी नड्डा को घोषित किया है राज्यसभा में सदन का नेता। और सर अगर मान लो पीएम राज्यसभा से होते, अगर पीएम राज्यसभा से होते तो राज्यसभा में सदन का नेता पीएम होता, और फिर वो पीएम डिसाइड करते कि लोकसभा में मुझे किसको सदन का नेता बनाना है। बस एक ही कंडीशन है कि वो मंत्री होना चाहिए सरकार में। ठीक है, अच्छा, फिर लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? वर्तमान में राहुल गांधी। तो यहाँ पे 10% ऑफ सीट्स लाना जरूरी है। तो यहाँ पे बच्चे लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैविंग एटलीस्ट 10% सीट, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन का टैग मिलता है। तो 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो किसी के भी पास, मतलब लोकसभा में हम देखते हैं कि किसी के भी पास नहीं था 10% ऑफ सीट्स भी, कांग्रेस के पास तो नहीं था, तो इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना कोई। ठीक है, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने ठीक ठाक सीट्स ले आए थे, कुछ 99-100 के आसपास, इसलिए राहुल गांधी को यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। तो क्या कंडीशन है? तो 543 जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है, तो इसका बच्चे 10% होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? 10% सीट्स एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो लीडर ऑफ अपोजिशन आपके यहां से होना। अगर किसी को है तो 10% सीट। तो यहां पे हमने क्या देखा? 54.3 यानी लगभग 55। तो अगर 55 सीट्स हैं किसी पार्टी के पास, तभी वो अपोजिशन में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने की मांग रख सकती है। अच्छा सर, अगर मान लो कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टी हैं जिनके पास 55 या ज्यादा सीटें हैं, तब कौन बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन? कौन सी पार्टी से बनेगा? तो लार्जेस्ट। तो जैसे मान लो एक पार्टी जिसके पास 55 सीटें, एक पार्टी जिसके पास लोकसभा में 60 सीटें हैं, तो जो 60 सीट वाला है तो वो पार्टी बताएगी कि हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन कौन। वैसे ही राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, तो ये भी दिमाग में रखेंगे। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास, ये कहानी अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी। पढ़ते रहे, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।